परफेक्ट। चलो, तो सबसे पहली चीज, कल का जो डिस्कशन हुआ था वो कितने लोगों को क्लियर हो गया? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी हम लोगों ने बिल्डअप की थी। कितने लोगों को क्लियर है कि सर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में सारी क्लैरिटी मिल गई? नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये दोनों का जो हम लोगों ने आइडिया डिस्कस किया था, कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली? जल्दी से बोलिए। फिर आज हम लोग पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। आज की क्लास कंपेरेटिवली प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंसेप्चुअल, है ना। कंसेप्ट सारे कल अपने क्लियर हो चुके हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग लिखेंगे रेडी। शुरू कर देते हैं आज का सेशन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहली चीज तो वो है लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विशाल सोनी। आई हैव क्लियर डीएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स, 2 बार मैंने डीएससी निकाला है। 2014 में 98 रैंक, 2015 में 25th रैंक। ठीक है, बहुत सारे पीएसयूज निकाले, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और उसके साथ साथ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अगर आप देखेंगे अनअकैडमी पे तो आपको उसमें मेरा नाम दिख जाएगा। आज का डिस्कशन, चलिए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज शुरुआत ही एक क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मिला के असल में क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मिला के असल में कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हैशटैग रेडी एक बार जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में। शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप ही लोग सॉल्व करेंगे, शुरू करिए सॉल्व करना। दो इक्वेशंस यहाँ पर इसने दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। चलो भाई फटाफट सॉल्व करो और बताओ नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए। नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये पूछ रहा है कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए और बताने की कोशिश करिए। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, टाइम ले लो, 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम ले लो। चलो आ जाओ भाई फटाफट सभी लोग, जल्दी से आ जाओ, अटेंडेंस दर्ज कराओ अपनी। शुरू करते हैं। बहुत ही, मैंने बताया ना आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, कंसेप्चुअल नहीं होगा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज़्यादा होगा। ओके चलिए सॉल्व करिए, आंसर बताने की कोशिश करिए सभी लोग। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, बाकी लोग भी सॉल्व करो। दो इक्वेशंस दे रखी हैं और 4 अननोन्स दे रखे हैं, 4 वेरिएबल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर यूनिक सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। बहुत ही शानदार, इसका मतलब आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया कल वाला कंसेप्ट, जो लोग भी यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में देखो क्या क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1 1 2 1 इज टू 2। ये हो जाएगा आपका 2 1 4 2 इज टू 4, ऐसा मिल जाएगा, है ना। हम इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर इसको हम रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे के एलिमेंट को ही तो हम 0 करना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर, तो क्या यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया जाए, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। आप बोलेंगे जी हाँ। तो हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जनरेट होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये होगा 1 1 2 1 इज टू 2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 0 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0 इज टू 0। बोलो ऐसे ही दिख रहा है सभी को, सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है सभी लोगों को, बताइए जरा। चलिए परफेक्ट। यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो हमारा ए वाला मैट्रिक्स है उसको मैं थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ए वाला मैट्रिक्स था। ए वाले मैट्रिक्स में देखिए कौन कौन सी रोज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक तो 1 1 2 1 वाली, दूसरी 0 माइनस 1 0 0 वाली। बताओ यहाँ से ए की रैंक आप सभी लोगों को कितनी कितनी दिख जा रही है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एशलॉन फॉर्म यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। ए बी की रैंक अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड रो ये भी दोनों नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए बी यहाँ से आप सभी लोगों को 2 मिल गया। यहाँ से आपने देखा कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ रहा था,
यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट तो थी, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये कंसिस्टेंट नहीं थी, बट ये जो वैल्यू आ रही थी, मुझे बताइए क्या ये वैल्यू आपकी लेस देन n आ रही थी, क्योंकि n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 4। एक बार जल्दी से सभी लोग बता दो कि कल मैंने क्या बताया था, स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n, एक बार बताइए तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए हो। तो आप बोलोगे सर स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट थे, 4, तो स्मॉल n की वैल्यू 4 आप सभी लोगों को दिख गई। तो अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के बराबर है मगर वो 4 से कम है, तो क्या यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके एग्जिस्ट करने चाहिए थे, विच मीन्स बहुत सारे लोग इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते थे, बताइए जरा। एब्सोल्युटली, है ना। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, तो क्या वो हमसे ये पूछ सकता है कि जरा उन सॉल्यूशन की वैल्यूज भी कैलकुलेट करके बता दीजिए, क्या क्या उन सॉल्यूशंस की वैल्यू हो जाएंगे, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आइए उन सॉल्यूशंस को जरा कैलकुलेट करते हैं, वहां से आपको एक चीज और सिखाता हूँ, ठीक है, जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, ठीक है। चलिए जरा देखिएगा, देखो यहाँ पर 1 1 2 1, तो ये हो जाएगा 1 1 2 1, ये डॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, और सेकेंड वाले में आपको मिल जाएगा 0 -1 0 0 0, ठीक है। ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 x2 x3 x4, है ना, और ये तो आपकी वैल्यूज ही थी। सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 0 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x3 0 इंटू x4 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से आपको माइनस x2 बराबर 0 मिलेगा, मतलब कि क्या x2 की वैल्यू आपको एग्जैक्टली 0 मिल जाएगी, बोलो, है ना। तो सॉल्व करने से x2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको 0 मिल गई, डन है। ऊपर वाली इक्वेशन को लिखते हैं जरा, ऊपर वाली इक्वेशन को आप लिखेंगे, आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 2। x2 की वैल्यू तो 0 थी, तो यहाँ से आपको मिलता x1 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 2, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद एक नया कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यानपूर्वक जरा सभी लोग सुनने की कोशिश करना। यहाँ तक पहले एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो कि सर यहाँ तक पूरी बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है ना। x2 की वैल्यू 0 आ गई, एब्सोल्युटली फाइन। x1 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। अब अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन और 3 अननोन है, तो मुझे यहाँ पर 2 बार क्या करना पड़ेगा, 2x3 आ रही कहाँ पे, यहाँ पर 2x3 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। तो अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मुझे बताइए क्या मुझे यहाँ पर कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जनरेट करने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूँ सपोज x1 इज इक्वल टू k1 और x2 इज इक्वल टू k2, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। x2 नहीं x3, x2 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x3 इज इक्वल टू k2, ऐसा कुछ करके हम लोगों ने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मान लिया। x1 को मैंने मान लिया k1, x3 को मैंने मान लिया k2, तो x4 की वैल्यू आप बता सकते हो यहाँ से कितनी मिल जाएगी, x4 मिल जाएगा 2 माइनस x1 माइनस 2 x3, यानी कि x4 यहाँ से आपको मिलता 2 माइनस k1 माइनस 2 k2, ठीक है। अगर यहाँ से फाइनली मैं वैल्यूज पुट करता सारी की सारी, तो मेरे पास देखो वैल्यूज क्या क्या आ रही है, मेरे पास आ रहा है x1 इज इक्वल टू k1, x2 इज इक्वल टू k2, x3 is equal to k2 and x4 is equal to 2 minus k1 minus 2 k2, ठीक है। पहले तो ये आंसर पे सभी लोग अग्री करिए, फिर दो छोटी छोटी बातें किसी को भी मान सकते हो यार, आपकी मर्जी है ना। अगर आप वो मानना चाहते हो सर मैं x4 को k1 मानूंगा और x1 को मानूंगा, किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हमें इस बात पे अग्री होना चाहिए कि यहाँ पर k1 और k2 दो रियल ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। x2 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आप चूज करोगे, सपोज इस केस में आप x1 और x3 की कोई वैल्यू चूज करते हो, x4 अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा और इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से एक बार बताओ सभी लोग कि हाँ सर यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, है ना।
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए थे, तो हमने उन सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी को भी कैलकुलेट कर लिया, आंसर भी बता दिया, ठीक है। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे पूछता है, एक ऐसा कुछ पूछता है, नंबर नंबर ऑफ लीनियरली, तो मैं फॉर्मूला बताने की बजाय आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये क्या जानना चाहता है, ठीक है। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो एक बार मैं सारे सॉल्यूशंस फिर से लिखता हूँ आपके सामने। x1 आया था k1, x2 आया था 0, x3 आया था हमारा k2, x4 हमारा आ गया था, क्या आ गया था x4, x4 हमारा था 2 माइनस k1 माइनस 2k2, 2 माइनस k1 माइनस 2k2, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये चार सॉल्यूशंस आपने निकाले, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, इसमें से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने हैं। जरा ध्यान से आप मेरी बात को समझ के बताइए। x1 इज इक्वल टू k1 जो आपने चूज करा, वो तो आपने चूज करा ना भाई। x1 इज इक्वल टू जो k1 की वैल्यू है वो तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही ना। ऐसा तो नहीं है कि आप k2 की वैल्यू 1 मानोगे तो k1 को भी 1 मानना पड़ेगा। तो x1 इज इक्वल टू k1 अपने आप में तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, विच मींस ये जो पहला वाला सॉल्यूशन है ये तो अपने आप में भाई इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। k1 की वैल्यू हम कुछ भी अपने हिसाब से चूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए, है ना सही बात? सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, जरा दूसरा देखिएगा, x2 इक्वल टू 0। जरा बताओ x2 इक्वल टू जो ये 0 वाली वैल्यू है ये किसी पे डिपेंड करेगी क्या, कि x1 अगर 1 होगा तभी ये 0 होगा, या x2 की वैल्यू -1 होगी तभी ये 0 होगी? ऐसी कोई डिपेंडेंसी है क्या x2 के पास कि x2 हमेशा आपका 0 रहेगा, k1 कुछ भी हो जाए, k2 कुछ भी हो जाए? बोलो। तो आप बोलोगे हाँ सर, x2 तो हमेशा ही 0 रहेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको भी डन कर लिया। x3 को देख के बताओ, x3 लिखा हुआ इक्वल टू k2, x3 इज इक्वल टू, अगर k2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो k2 की वैल्यू क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि x2 कितना है और x1 कितना है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने खुद उसको एक आर्बिट्रेरी वैल्यू या आर्बिट्रेरी k2 की वैल्यू असाइन करी हुई है, विच मीन्स ये भी आपका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया। इसका बताओ भाई साहब ये क्या है, व्हाट अबाउट दिस, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? तो आप बोलोगे सर ये तो पक्की बात है डिपेंडेंट है, आप k1 और k2 की कौन सी वैल्यू चूज करते हो उसके हिसाब से ये वाला सॉल्यूशन अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ नंबर पूछ रहा है, वो नाम नहीं पूछ रहा है। नाम तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते थे भाई, आप x4 को k1 मान सकते थे और x3 डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाता। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता कि कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो बताइए क्या हमारा आंसर सिंपली यहाँ पर 3 हो जाता, है ना? समझ गया मेरी बात को? तो इसका मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। जनरली नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की जो बात होती है ना, देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है ना। अगर किसी क्वेश्चन में आप x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू सपोज 3 कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा कुछ आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, अगर हम यूनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट की बात नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात को? वहां पर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट की बात नहीं करते उन केसेस में। बट जब हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तो वहां पर हम सॉल्यूशंस का लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ये डिसाइड कर सकते हैं वहां पे। समझे मेरी बात को? तो वहां पे जितने आप आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मान रहे हो वो आपके सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो आपका एक डिपेंडेंट वाला सॉल्यूशन आएगा उसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देना, है ना। समझ गया मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कभी ऐसा पूछा जाता है तो आप आराम से कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर जरा कैलकुलेट करके बताइए। इसमें भी आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें भी आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछा गया। चलो बताओ जरा कैलकुलेट करके। चेक करिए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। फिर से सीधा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ से सीधा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से फॉर्म करते हैं। तो 1 1 2 1 is to 2,
यहाँ से मिल जाएगा 2 2 4 2:3, ठीक है। चलो यहाँ से रिप्लेस करते हैं, R2 को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं R2 माइनस 2R1 से। तो यहाँ से जो A:B आ जाएगा वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 1 1 2 1:2 0 0 0 0:2 -1, ऐसा कुछ, ठीक है। ए वाले मैट्रिक्स को मैं अलग से आपके लिए शो कर देता हूँ, ये लीजिए ए वाला मैट्रिक्स आपके लिए अलग से यहाँ पर प्रेजेंट है। ए की रैंक यहाँ पर बताइए कितना मिलेगा, तो ए की रैंक आपको सिंपली मिल जाएगी 1। ए बी की रैंक बताओ यहाँ से कितनी मिल जाएगी 2। और अगर दोनों की रैंक ही बराबर नहीं आई तो बताइए क्या कभी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है? आप बोलेंगे सर इस केस में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से कोई भी आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताऊं इन दोनों क्वेश्चंस को कराने के बाद। अब देखो नो सॉल्यूशन आ रहा है तो सॉल्यूशन की वैल्यू थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख के, कोई मतलब ही नहीं, समझे, तो उसकी नीड ही नहीं। हाँ फाइनाइट आता मतलब यूनिक आता या इनफाइनाइट आता तो उस केस में फिर हम लोग सॉल्यूशंस की भी चर्चा कर सकते थे, ठीक है। ओके एवरीवन, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, इन दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए और बताइए कि क्या यहाँ पर इक्वेशंस कम थी, अननोन्स ज्यादा थे? आप बोलोगे हाँ सर, दो ही इक्वेशन थी, 4 अननोन थे, x1 x2 x3 x4। अगले वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में, इसमें यहाँ पर भी इक्वेशन 2 थी, अननोन 4 थे। जनरली हम लोग शायद बचपन से ये पढ़ते हुए आते हैं कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन्स सेम होते हैं तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाते हैं, और अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स में मिसमैच होता है या डिसबैलेंस होता है तो हम सॉल्यूशंस नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, उनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं, या इन स्टेटमेंट्स को अगर मैं पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ज़रा इसको देखिए, है ना। केस 1, केस 1, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये दोनों ही केसेस कल हम लोगों ने किए थे। हम लोगों ने कल ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे जहां पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल थे, और ऐसे भी क्वेश्चन किए थे जहां पर 4 इक्वेशन और 3 वेरिएबल थे। बताओ जरा, है ना, बताया था ना आप लोगों को कल, मैंने दो केसेस बताए थे, दो क्वेश्चंस किए थे, एक में 3 इक्वेशन थे 3 वेरिएबल थे, और एक में 4 इक्वेशन वाला केस भी किया था अगर आपको याद हो तो, है ना। 4 इक्वेशन दिए थे, वेरिएबल वहां पर हमारे 3 ही थे। तो जब भी ऐसे केसेस आते हैं ना, जब भी ऐसे केसेस आते हैं केस 1 वाले, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि तीनों तरीके के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यूनिक भी कर सकता है, इनफाइनाइट भी कर सकता है, और नो भी कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन भी कर सकता है आपका, ठीक है, इनफाइनाइट भी कर सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कर सकता है एग्जिस्ट, और नो सॉल्यूशन भी आपका एग्जिस्ट कर सकता है, समझे, ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट पहले तो बताओ ये केस सबको क्लियर हो गया, ये हम कल ही डिस्कस कर चुके थे। नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो भी ये 3 एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा है तो भी इन 3 में से कोई ना कोई केस एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सभी लोग कंफर्म करेंगे इसको यार, अगर ये बात सबको समझ में आ रही है, सबको सेंस बना रही है ना। ठीक है, केस 2 देखो, केस 2 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 2 में बोला जा रहा है कि सपोज अगर आप नंबर ऑफ इक्वेशंस कैलकुलेट करते हो, ठीक है, सपोज अगर आपने नंबर ऑफ इक्वेशंस कैलकुलेट किया और वो कम आ गए, कम का मतलब स्ट्रिक्टली कम, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा आ गए, ठीक है, 2 इक्वेशन 4 अननोन या 4 वेरिएबल्स, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस केस में, दैट इज फॉर श्योर। या तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से आपको वो दोनों क्वेश्चंस भी करवाए थे।
ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैंने टाइप भी करवा रखा है, उसको एज अ रिवीजन यूज करते हैं, बट ये दोनों बातें आपके दिमाग में यार बिल्कुल स्टक कर जानी चाहिए, छप जानी चाहिए, जो डिस्कशन अभी अभी मैंने किया यहाँ पर। ओके, क्लियर है? ओके एवरीवन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जरा आप देखो क्या बिल्कुल सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चेक करके देखिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कल भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके थे, इसको ये फाइनल कंक्लूजन में लिख रहा है। कंक्लूजन नंबर 1 हमारा ये। कंक्लूजन नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, इनफाइनाइट भी कर सकता है, नो सॉल्यूशन भी कर सकता है। डन है? जी हाँ, डन है। चलो थर्ड पे चलो। थर्ड में बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से बाय द वे कम हो गए तो या तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो इसी के साथ साथ काफी शानदार तरीके से ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोगों ने एसिमुलेट कर लिया। तो एक बार अगर मैं आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें समराइज कर दूं, फिर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा सा एक लेवल अप होते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी और एनालिसिस की नीड होती है। ठीक है, यहाँ तक का सारा डिस्कशन समराइज कर दूं आप सभी लोगों के लिए। चलो एक बार जल्दी से क्विकली समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। दो तरीके की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, एक नॉन होमोजीनियस, दूसरा होमोजीनियस। कल हम लोगों ने हेडिंग डाली थी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में। जब भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बताएं, एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन बता दें। हमने बोला था आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डालिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, वहां से ए की रैंक और ए बी की रैंक समहाउ कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप ए की रैंक और ए बी की रैंक कैलकुलेट करते हैं, दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो गई। अगर रैंक ऑफ ए भी बराबर आ जाते हैं तो पक्की बात है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सारा का सारा गेम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। अगर रैंक ऑफ ए भी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गए तो उस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक्स की एक सिंगल वैल्यू, वाई की एक सिंगल वैल्यू और जेड की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वही आपका असल में क्या रिप्रेजेंट करके देगा, वही आपका रिप्रेजेंट करके देगा कि हमारा सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन का भी नाम दिया जाता है। सपोज रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ गया, बट वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया। अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया तो इस केस में जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो कंसिस्टेंट तो रहेगा, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो चाहे यूनिक सॉल्यूशन की बात हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो, दोनों ही केसेस में हम सॉल्यूशंस को निकाल भी सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं। इसी के साथ हमने कंक्लूजन सीखा था कि अगर आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचलॉन में कन्वर्ट करते हो तो ना तो उसका सॉल्यूशन का नेचर चेंज होता है और ना ही उन सॉल्यूशंस की वैल्यू चेंज होती है। समझे मेरी बात को? ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से ये सारा डिस्कशन अपना सॉर्टेड है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर गिवन, आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आइए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा तीन इक्वेशंस हमारे पास प्रेजेंट है, 1 2 3, तीन इक्वेशंस हमारे पास प्रेजेंट थी। तो मैं यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से बनाई और वो मैट्रिक्स हमको कुछ ऐसे दिख रहे हैं, 1 2 3 टू 6, ये हो गया 1 3 5 टू 9, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 5 A टू B, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, करेक्ट। जरा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर सपोज इसी क्वेश्चन को वो ऐसे मेंशन करता 2x प्लस 5y प्लस AZ बराबर B, ठीक है, x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 9, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। सपोज अगर वो ऐसे मेंशन करता
तो शायद हम अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते, है ना। शायद हम अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से बनाते, 2 5 A B 1 3 5 9 1 2 3 6, है ना। देखिए ये भी वही 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये भी वही 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। तो मुझे बताइए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, क्या ही फर्क पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम तो किसी भी रो को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, उससे हमारे इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? भाई ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऐसे बनाऊं तो भी मेरी इक्वेशन वही बनेगी, तो भी मेरी इक्वेशन वही बनेगी। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 6, x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 9, 2x प्लस 5y प्लस az बराबर b, वही बनेगी। यहाँ पर अगर मैं x y z लिख दूँ तो भी मेरी इक्वेशन वही बनेगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ठीक है। यानी कि एक चीज को आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप अपने मर्जी के मुताबिक कोई भी रो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो, ये टोटली आपकी कन्वीनियंस है। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, जनरली कोशिश आप ये करें कि अगर मान लीजिए कि आपके पास इस वाली रो में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो अननोन है, जैसे 1 2 3 6 सब पता है, इस वाले टर्म में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो अननोन है, इसमें भी कोई भी ऐसा टर्म, इसमें देखो एक ऐसा टर्म है जो अननोन है ए और बी। तो जो अननोन वाले टर्म्स वाली रो होती है ना, कोशिश करें कि आप उसको लास्ट में लेके आए। मान लो कि तीनों में अगर अननोन प्रेजेंट है फिर तो कोई बात ही नहीं, बट अगर आपके पास कोई 3 ऐसी रोज हैं जिसमें 2 में अननोन नहीं प्रेजेंट है और 1 में अननोन प्रेजेंट है, तो आप हमेशा ये कोशिश करें अननोन वाली रो को समहाउ लास्ट में ही लाने की कोशिश करें। समझ गए ना। तो यहाँ पे तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन वैसे ही बना दिया था, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सपोज वो क्वेश्चन ऐसा बनाता ना और अगर आप ए बी को ऊपर लिखते तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया, फिर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। समझ में आया सभी लोगों को ये पॉइंट? ठीक है। तो अगर कभी भी आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, कोई ऐसी रो है जिसमें अननोन्स प्रेजेंट है, तो हमेशा उसको लास्ट वाली रो में लाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये है कंक्लूजन। यानी कि अब मैं अपने मैट्रिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आई उसके एनालिसिस करने के लिए करें तो करें क्या। इसके देखिए एनालिसिस करने के लिए मैं एलिमेंट्स वापस से लिखता हूँ, 1 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 1 2 3 6। ठीक है, नेक्स्ट वाली रो को देखते हैं, इसमें आ जाएगा 1 3 5 9 1 3 5 9 और इसमें आ गया आपका 2 5 ए बी 2 5 ए बी। अननोन वाली को लास्ट रो में कन्वर्ट कर दिया। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा था, तो सबसे पहले हमने इसको मार्क किया, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स थे वो हमारा पहला टारगेट थे। तो हमने बोला कि R2 को आइए रिप्लेस कर लेते हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को आइए रिप्लेस कर लिया जाए R3 माइनस 2R1 से। बोलो हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, हाँ ये आप लोग में से बहुत सारे लोग कर भी चुके होंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे साथ साथ करते हुए चले। देखिए तो ये था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपना। सब्ट्रैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको तो एज इट इज ही रहने देते हैं, इसको टच नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 0 1 2 3, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए 0 1 a माइनस 6 इज 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा b माइनस 12। चलेगा? बताओ क्या ये रो एचलॉन में कन्वर्ट हो गया? आप बोलोगे सर अभी रो एचलॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों रो एचलॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाया अभी तक? क्योंकि देखिए ये जो 1 था इसके नीचे के एलिमेंट 0 है, अभी आप डायगोनल में आएंगे और इसको भी 0 करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड इन दिस केस। और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, ठीक है, वन ऑफ द ईजिएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक हम लोग करते हुए हैं, R3 माइनस R1। ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वैल्यू लिखना चाहता हूँ। ओके, लास्ट वाला बाकी, बहुत बढ़िया। यानी कि इसको भी आप 0 बनाने की तरफ देख रहे होगे। चलो इसके एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स इसके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट में मैट्रिक्स आ गई वो कुछ इस प्रकार से आ गई। ए इज टू बी का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें आ रहा 1 2 3 6, 1 2 3 और ये मिल गया आपको 6। ठीक है, उसके बाद मिला 0 1 2 0 1 2 और ये मिल गया आपको 3। ठीक, करेक्ट। फिर 0 0 0 0 a माइनस 8 b माइनस 15। यहाँ तक अगर आप सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं तो एक बार हामी भरिए, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की यहाँ पे चर्चा करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डन है भाई साहब,
सभी के लिए ये R2 ही लिखा हुआ है ना मैंने शायद, R3 माइनस R2 कर लो इसको, मैंने R1 लिख दिया, इसको आप R2 कर लो। ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स आप लोग करेक्ट करवा दिया करो। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसमें बस मैं क्या करता हूँ, ए वाले मैट्रिक्स को ना मैं बस अलग से मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी आएंगे यार, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना और मेरी बातों पे गौर करना कि मैं कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 6 3 b माइनस 15, b माइनस 15, ठीक है, ओके, ये हमारा ए वाला मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलो केस 1, केस 1, केस 1 में जरा बताइए, अगर मैं ऐसा बोलता हूं a इज नॉट इक्वल टू 8 और b को कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू, ठीक है, एनी वैल्यू का मतलब मैं कोई भी रियल वैल्यू इसकी ले लूं, करेक्ट। देखो मैंने क्या बोला, a को मैं 8 नहीं लेता हूं, b जो मर्जी चाहे हो जाए, b चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे नॉट इक्वल टू 15 हो, कुछ भी हो जाए, b कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा मुझे देख के बताइए ध्यान से आप सभी लोग, सिर्फ a को पहले ऑब्जर्व करिए, a वाला जो आपका ये ग्रीन ब्रैकेट में बना हुआ, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको देखने को मिलेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 नॉन जीरो रोज देखने को मिलेंगे, यानी कि रैंक ऑफ ए 3 हो गई, करेक्ट है, परफेक्ट। जरा रैंक ऑफ बी के बारे में बताने की कोशिश करिए। रैंक ऑफ बी देखिए, पहली वाली रो नॉन जीरो, सेकेंड वाली रो नॉन जीरो, अगर ए नॉट इक्वल टू 8 है तो थर्ड वाली रो भी तो नॉन जीरो होगी, चाहे बी को आप 15 लें या ना लें, यानी कि यहां से रैंक ऑफ ए बी भी आपका 3 आ गया, आया 3, करेक्ट है, ठीक है, ओके। एक छोटी सी बात को यहाँ पे गौर करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप उसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में, अगर आप ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में ए की रैंक निकालते हो और अगर ए की रैंक नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाती है, जैसे यहां पर आपने देखा ए की रैंक आपने निकाली, वो 3 आ गए, तो मुझे बताइए क्या 110% ए बी की रैंक भी वही रहेगी? सपोज मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूं कि भाई आप ए की रैंक निकाल लो, है ना, और ए की रैंक उतनी ही है जितने नंबर ऑफ रोज उसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप यही तो कहना चाह रहे हो कि ए वाले मैट्रिक्स में n नॉन जीरो रोज हैं। अगर ए वाले मैट्रिक्स में n नॉन जीरो रोज हैं तो ए बी में भी तो n ही हो जाएंगे ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप ए की रैंक निकालोगे तो वही ए बी की रैंक हो जाएगी, नो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ए की रैंक निकाला और अगर वो नंबर ऑफ रोज के बराबर आ गया तो वही ए बी की भी रैंक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, फिर ए बी की रैंक अलग से निकालने की नीड नहीं है। समझे आप मेरी बात को? बोलो यार जल्दी से सभी लोग फटाफट। छोटे छोटे पॉइंट्स पे गौर करना, इसीलिए मैंने बोला ना ध्यान से आप इसको सुनते जाइए। छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी बातें हैं ये सारी की सारी। ओके एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ओके, ठीक है। किसी को भी नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना, दोबारा मैं बताऊंगा, बट बहुत आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ए की रैंक 3 थी, यहाँ पर 3 रोज थे, अगर ए की रैंक 3 है इसका मतलब इसमें 3 नॉन जीरो रोज है, अगर 3 नॉन जीरो रोज ए में है तो ए बी में भी तो 3 नॉन जीरो रोज हो जाएंगे ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमारा ये आगे स्टेटमेंट मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, आगे लिखवा भी दूंगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गया। इस केस में आप ऐसा बोल सकते थे कि हाँ एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन अगर ऐसा, जरा करेक्ट, केस 2 की तरफ बढ़े, आइए केस 2 की तरफ चलते हैं और केस 2 की चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए केस 2 की तरफ आइए, कदम बढ़ाते हैं। केस 2 में मैं मान के चलता हूं
कि सपोज आपका जो ए है ये भी 8 के बराबर है और जो बी है ये 15 के बराबर है, ऐसा मान के चलते हैं। देखो हम सारे केसेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सारे केसेस में हम ए को 8 मान सकते थे, बी को 15 मान सकते थे। ए को 8 नहीं मान सकते थे, बी को 15 नहीं मान सकते थे। ए को 8 नहीं मान सकते हो, बी को 15 मान सकते हो। तो ये सारे केसेस वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, समझे? चलो बताओ, यहाँ पे जरा देख के मुझे बताएंगे सभी लोग। अगर हम ऐसा करते हैं तो ए की रैंक आपको कितनी यहाँ पे देखने को मिलेगी? सिर्फ ए पे फोकस करना। ए की वैल्यू अगर 8 तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आ जाएगी, मतलब कि ए की रैंक आपको मिल जाएगी 2। ए बी की रैंक जरा यहाँ से सभी लोग बताने की कोशिश करिए। ए बी की रैंक अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2, अगर बी की वैल्यू 15 है तो ए बी वाली रो भी 0 हो जाएगी, विच मीन्स इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। यहाँ से आपको मिलेगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3। कितने सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, बोलो? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना? यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या फिर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है? करेक्ट। चलो अब एक लास्ट केस इसमें और बचता है, उसको भी चलो डन कर लेते हैं। लास्ट वाले केस में देखो आपने क्या क्या यहाँ पे डन कर लिया। देखो यहाँ पर आपने क्या क्या निपटा दिया। ए नॉट इक्वल टू 8, बी की वैल्यू 15 है और 15 नहीं है, तो 2 केसेस ऑटोमेटिकली इसमें आपने इंक्लूड कर दिए। सही बात है, ठीक है। उसी बहाने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट भी सीखा कि अगर ए की रैंक नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाती है तो ए बी की रैंक भी उतनी ही हो जाएगी। फिर आपने ए को 8 माना, बी को 15 माना। अब एक लास्ट केस यहाँ पर और अराइज होता है कि हम ए को 8 माने और बी को 15 के बराबर ना माने, है ना? इसको केस 3। समझ पा रहे हैं सभी लोग केस 3 के बारे में? तो केस 3 में देखो मैंने ए को मान लिया है नॉट इक्वल टू 8 और बी को 15। ठीक, यही एक केस बचा हुआ है, बाकी सारे केसेस हम लोगों ने डन कर लिए। चलिए जरा बताइए, अगर ए की वैल्यू 8 हो गई तो ए की रैंक 2 के बराबर, बी की वैल्यू अगर 15 नहीं हुई तो ए बी की रैंक 3 के बराबर। देखो यहाँ पे क्या ये बात यहाँ पे सच साबित हो रही है क्या कि अगर ए की रैंक 2 है तो ए बी की रैंक भी 2 आएगी? ऐसा हमेशा नहीं होता। ए की रैंक अगर नंबर ऑफ रोज के बराबर है तभी ए बी की रैंक आपकी सेम आएगी। यहाँ पर देखो ए की रैंक तो 2 आ गई ना, क्योंकि ए में तो ये 0 ये 0 ये 0 हो सकता है, बट ए बी में हो सकता है ये वाला टर्म नॉन जीरो रहे, यानी कि यहाँ से आपका रैंक ऑफ ए बी के बराबर ही नहीं आया, तो आपको यहाँ से नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी दिख जानी चाहिए। समझे? यहाँ से आपको दिखना चाहिए नो सॉल्यूशन। करेक्ट? ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें कि आपने ए और बी अननोन के बेसिस पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया और इसी बहाने एक नया कंसेप्ट भी आपने सीखा। चलिए नोट करके उस कंसेप्ट को लिखते हैं। पहले बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब वो नोट आप लिखवा दीजिए। हालांकि आगे वो नोट लिखा भी हुआ है, बट फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ओके, परफेक्ट यार, परफेक्ट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे नोट करके लिखो। नोट, इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इन augmented matrix if rank of A is equal to number of rows of augmented matrix, number of rows of augmented matrix, then rank of A equal to rank of AB equal to number of rows in augmented मैट्रिक्स। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे इसी पे बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ ही लिया यहाँ पे, तो चलो लगे हाथ आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। बताओ कितने लोगों को अब ऑब्वियस लग रहा है इतनी बार सुनने के बाद कि हाँ सर ये तो नेचुरल सी बात है, ये तो होना ही होना भाई। ए में अगर 3 नॉन जीरो रोज हैं तो ए बी में भी तो 3 नॉन जीरो रोज ही हो जाएंगे, है ना। बट उसके लिए 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ रोज के बराबर आना चाहिए, तभी आप ये कंक्लूजन दे सकते हो। ओके, तो याद रखना ये सिर्फ वन साइडेड स्टेटमेंट है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए बी के बेसिस पे आप रैंक ऑफ ए पे कुछ कमेंट कर सकते हो, हम नहीं कर रहे। हम एक वन साइडेड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ए की रैंक अगर नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो आपकी ए बी की रैंक भी उतनी हो जाएगी। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, तो अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट मतलब इसमें जोड़ना कि सर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उन सारे केसेस में कुछ जनरलाइज नहीं हो रहा होगा, तभी मैं वो सारे स्टेटमेंट्स आपको नहीं दे रहा हूँ, है ना। जो बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट है वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसके अलावा कोई ये नहीं सोचेगा कि सर अगर मान लीजिए ए बी की रैंक 3 होगी तो क्या ए की रैंक भी 3 होगी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट्स मैं नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा एक सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस प्रॉपर्टी को अच्छे से एब्जॉर्ब करके इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा और सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। ऐसा इसने करके दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि अगर हम इसको मैट्रिक्स में मैप करें तो हमको मिल रहा है यहाँ से a x इक्वल टू b, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पूछ रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वेशंस के सॉल्यूशन का नेचर पूछ रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फटाफट अब दिमाग लगाओ, आंसर बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सभी लोग सोचो समझो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल रखा है, एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिया है, बोल रहा है ए एक्स बराबर बी है, ए बोल रहा है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और पूछ रहा है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, और कुछ नहीं दिया, ना a1 b1 c1 की कोई वैल्यू दिया है, ना कुछ और डेटा दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि डेटा इनसफिशिएंट है, या बाकी जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो अपने ऑप्शन के सपोर्ट में अगर कुछ कहना चाहें कि आप ए ऑप्शन क्यों दे रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या लॉजिक आपका ए ऑप्शन बोलने से पहले, तो वो भी मैं सुनना पसंद करूंगा। रैंक नॉट गिवन, यार रैंक नॉट गिवन दैट इज फाइन, बट आपको वही तो जज करना है ना, वही तो दिमाग लगाना है। रैंक नहीं दिया है तो हो सकता है रैंक कहीं हिडन दे रखा हो या कुछ और जानकारी आपको रैंक के बारे में दे रखी है। रैंक इज 3, रैंक इज 3 तो क्या हो गया, वो तो सिर्फ ए की रैंक पता चल रही है ना, ए बी की रैंक पे आप कैसे कमेंट कर पा रहे हो। चलो मैंने मान लिया कि आप ए की रैंक 3 बता रहे हो, दैट इज फाइन, बट भाई सॉल्यूशन तो तब बता पाओगे ना जब ए की रैंक और ए बी की रैंक दोनों पे कमेंट कर पाओगे। ठीक है, हाँ अब जाके किसी ने बोला कि सर देखिए ए की रैंक जो है वो 3 आ रही है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ए बी की रैंक भी 3 हो जाएगी। यही तो सुनना चाहता हूँ यार, अभी अभी प्रॉपर्टी लिखवाई, अभी लिखवाई, बोला इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड भाई एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं,
ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको दिया, तब भी आप लोग सेम चीज़ नहीं बता पा रहे हो। चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्या करोगे इसमें आप सभी लोग। आपने क्या किया होगा, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली होगी, ये लीजिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ यार थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भी आदत डालिए, थोड़ा सा अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए। और इसमें कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ, चलिए A3 B3 C3 D3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था। ये आपका मैट्रिक्स ए था, मेरे ख्याल से हम सभी लोग इस पे अलाइंड है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने दे रखा था ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या ए की रैंक 3 आ गई, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं भाई, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो था वही नॉन जीरो हो गया, तो रैंक आपकी 3 आ जाएगी यहाँ से, करेक्ट है। अगर ए की रैंक 3 आ गई तो क्या ये बेसिकली नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, बोलिए जी हाँ। तो आप बोलोगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या इसमें कोई दो राय होनी चाहिए कि ए बी की रैंक कितनी होगी। देखिए, अगर इस वाले मैट्रिक्स की, जिसको मैंने ग्रीन में कवर कर रखा है ए की, अगर इसकी रैंक 3 है, मतलब इसमें 3 रोज ऐसी होंगी जो नॉन जीरो होंगी, तो ए बी में तो 110% ऐसी 3 रोज होनी चाहिए ना जो नॉन जीरो है। वहाँ पे कोई जीरो रो अचानक से प्रकट थोड़ी हो जाएगी, वो भी नॉन जीरो रहेगी। विच मीन्स क्या यहाँ से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 आ गया, विच मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गया। तो क्या यहाँ से आपको एक यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए। सबको समझ में आया कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिना कोई डेटा दिए, बिना कुछ किए, एक सिंपल से कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अगर ए की रैंक आपने निकाली और नंबर ऑफ रोज के बराबर आ गई तो ए बी की रैंक भी वही होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। छोटी छोटी बातें हैं भाई, नोट कर लेना इसको सब कुछ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू k, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि इसमें k की ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग चूज करें सो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिकम कंसिस्टेंट। तो मेरा पहला सवाल ये है, ये क्या जानना चाहता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिकम कंसिस्टेंट जानना चाहता है, यानी कि क्या वो ये बोल रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, या ये बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, वो क्या बोल रहा है बताइए। ये बोल रहा है कि ये k की ऐसी वैल्यू निकालिए, k की कोई ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दें आप, ताकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाए। बताओ, सभी लोग बताओ यार। तो अगर ये पूछ रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि ए की रैंक और ए बी की रैंक बराबर आ जाए, बस। अब ए की रैंक और ए बी की रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आती है तो भाई वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गया ना। अगर वो सिर्फ कंसिस्टेंट बोल रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना डिमांड है कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो यूनिक है इनफाइनाइट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बताया था मैंने आपको, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा में फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। समझे मेरी बात को। तो अगर वो बोल रहा है कंसिस्टेंट होना चाहिए तो मतलब हमारे दिमाग में रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वो बस हमसे ये चाहता है कि भाई इसको बराबर कर दो, बस, है ना, ये बराबर आ जाए। अब ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आता है नहीं आता है उससे इसको कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। समझे मेरी बात को, मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। हाँ बिल्कुल सही बात है, अनीश कुमार बोल रहे हैं सर कंसिस्टेंट में दो पार्ट होते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, दो पार्ट होते हैं कंसिस्टेंट में, तो दोनों में से कुछ भी हो जाए इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। आइए ज़रा इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 1 1 1 बन जाएगा आपका सारा, 1 1 1
डॉट 1, ठीक है। फिर 214k हो जाएगा, 214k हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 4 1 10 k स्क्वायर हो जाएगा, 4 1 10 k स्क्वायर हो जाएगा। चलो रो एचलॉन में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्या करोगे, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2 R1, R4 रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस 4 R1, ठीक है। चलेगा, चल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना ए बी आएगा उसको आइए ज़रा हम लोग साथ में मिलके मॉडिफाई करते हैं। इसको हम लोग साथ में मिलके मॉडिफाई करें तो ये बन जाना चाहिए 1 1 1 इस टू 1, ये हो जाएगा 0 -1 2 k -2। अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपसे पूछना भूल गया, एक छोटी सी बात पूछना भूल गया। आप मुझे बताएंगे सर सभी लोग, यहाँ पर बताओ इस वाली रो में भी एक अननोन पैरामीटर था, इस वाली रो में भी एक अननोन पैरामीटर था। तो मुझे बताओ क्या इसको ऊपर या इसको नीचे करने से कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? कोई फर्क, अगर सारे अननोन है फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर एक अननोन होता तो आप उसको लास्ट में लाने की कोशिश करते, समझ गए ना? हाँ ये जरूर था कि आपने 1 1 1 1 को सबसे टॉप पे रखा क्योंकि इसमें कोई अननोन नहीं था, बाकी इसमें आप ऊपर नीचे कुछ भी करते कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए खैर, चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, -3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 7, और यहाँ से आपको मिल जाएगा k स्क्वायर -4। यही मिल रहा है क्या? 10 -4 था ना, तो ये 6 हो जाएगा। डन है, परफेक्ट। अब बताओ ये दोनों तो निपट गए, ये दोनों तो निपट गए, ये और इसके नीचे वाले। अब आपका ध्यान किधर जाएगा, इसके ऑपोजिट और इसके नीचे वाले एलिमेंट को आप जीरो बनाना चाहते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लगाएंगे, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि आप अपने R3 को रिप्लेस कर दें R3 -3 R2 से, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दें, ठीक है। नोट कर लो अगर कोई कर रहा है तो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हुआ सभी का? ठीक है, चलो अगले पार्ट पे आइए, आते हैं। ए इज टू बी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये देखो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 1 1 टू 1, ठीक है। 0 -1 0 -1 2 k -2, और लास्ट वाले में अगर हम देखें तो 0 0 0 R3 -3 R2, k स्क्वायर -4 -3 k -2, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आपके सामने आना चाहिए। इसको थोड़ा सा और सजा लो, a इज टू बी आपको यहाँ से मिल रहा होगा 1 1 1 टू 1। अच्छा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना क्वेश्चन करने के बाद, क्या आपके दिमाग में जो भी एचलॉन भाई साहब थे, पता नहीं वो साइंटिस्ट थे कौन थे जो भी थे, उनके लिए बताओ क्या यार एक ह्यूज ह्यूज रिस्पेक्ट हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि नहीं? हर जगह पे देखो वही बंदा हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है। पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया बट वो पीछे हटने को तैयार नहीं, कह रहा भाई मैं हूं ना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। बताओ, है ना, काफ़ी ह्यूज रिस्पेक्ट उनके लिए। सब कुछ वही करवा रहे हैं, सब कुछ, चाहे रैंक की कैलकुलेशन करनी हो, चाहे लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब कुछ वही करवा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब वो बोल रहा था कंसिस्टेंट चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ से जो रैंक ऑफ ए आ रही है उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है कि जो रैंक ऑफ ए है वो तो भाई साहब 2 है ना। अगर रैंक ऑफ ए 2 है तो 110% जो आपका रैंक ऑफ ए बी है उसको भी आप 2 ही एक्सपेक्ट करोगे, है ना, उसको भी आप 2 ही एक्सपेक्ट करोगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर रैंक ऑफ ए बी टू बी इक्वल टू 2, फॉर रैंक ऑफ ए बी टू बी इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए बी को 2 होने के लिए
जो ए बी वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जीरो रोज कितनी होनी चाहिए, 1, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप ऐसा बोलो, अरे नहीं रैंक ऑफ ए बी 3 कैसे आपने बोल दिया, ऑफ ए बी 3 थोड़ी है। अरे यार ये देखो ना, क्वेश्चन में आपने खुद ही बोला ना कंसिस्टेंट चाहिए, तो आपको इनको बराबर बनाना है। अब इनको बराबर बनाने के लिए के की वैल्यू पूछा है, तो जब तक हम के की वैल्यूज नहीं निकाल सकते तब तक हम ए बी की रैंक थोड़ी बता सकते हैं। तो मैं कुछ पूछ रहा था आपसे, हाँ मैं ये पूछ रहा था, ये जो ए बी की रैंक है ये आप कैसे बता सकते हो, अगर आपको चाहिए कि इसकी रैंक 2 आ जाए, तो क्या 110% हमें इसको टारगेट करना चाहिए, बताओ, इसको टारगेट करना चाहिए अगर इसकी रैंक हमको 2 चाहिए तो, है ना। क्या इसको टारगेट करने से कोई फायदा होगा, सपोज अगर हम इसको टारगेट करते कोई फायदा होता, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सेकंड वाली रो तो ऑलरेडी नॉन जीरो है। तो आप के की वैल्यू यहाँ से 1 रखें या यहाँ से 2 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा टारगेट सेकंड रो नहीं, हमारा टारगेट हमेशा थर्ड रो होना चाहिए। आइए जरा थर्ड रो पे फोकस करते हैं। थर्ड रो में अगर हम के स्क्वायर -3k + 2 को 0 रखने की कोशिश करें, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जानी चाहिए थी 1 और के की वैल्यू आ जानी चाहिए थी 2। सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आपने के की वैल्यूज कैलकुलेट करी है, के की वैल्यू 1 आ गई है और 2 आ गई है, सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। समझे मेरी बात को। ओके, चलो मैं इसके आगे की बात बताता हूँ, पहले यहाँ तक बताओ, अगर रैंक ऑफ ए 2 था तो रैंक ऑफ ए बी 2 लाने के लिए क्या आपको ये वैल्यूज 1 और 2 जो मिल रही है ये आपने कैलकुलेशन कर ली यहाँ तक, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो आपका आंसर आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई भी करना है। कैसे डाल के सेटिस्फाई करना है ज़रा देखिए। अब ना अगले 5 मिनट तक थोड़ा ध्यान से समझ लेना यार, ये एग्जामिनर आपसे ना बहुत आसानी से खेल जाएगा आपके साथ। तो हमने इसमें k = 1 वापस से पुट किया, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन था ना इसमें k = 1 हमने पुट किया, 1 1 1 = 1 यहाँ पर मिला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जहाँ पर वो आपसे सॉल्यूशन पूछे, कुछ अननोन की कैलकुलेशन करवाए, तो वहाँ पर ना टेस्टिंग ज़रूर बड़ी ज़रूरी होती है। मैंने यहाँ पर ना के की जगह पे 1 पुट कर दिया, के की जगह पे 1, ठीक है। 0 -1 2, ये 1 -2 -1 आ गया, लास्ट वाली तो 0 0 0 0 हो जाएगी, सही बात है। तो आप बोलोगे कि सर टेस्टिंग करने से भी तो वही आ गया ना, इस पर क्या नया मिल गया, वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, चलो एक बार k = 2 के लिए भी टेस्ट करिए। तो हमने k = 2 के लिए भी टेस्ट किया। k = 2 के लिए जो हमने सारी वैल्यूज पुट करी, तो हमें जो एक्सप्रेशंस मिल रहा है वो मिल रहा है 1 1 1 = 1, ठीक है। 0 -1 2 माइनस, नहीं यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी ये तो आपका 0 0 0 डॉट 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी वही आ गया, कुछ भी तो नहीं बदला, सेम ही चीज़ मिल रही है। तो आप ये टेस्टिंग टेस्टिंग क्यों बोल रहे हो, समझा रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि हाँ भाई k = 1 डाला, 1 डालने के बाद भी रैंक ऑफ ए भी बराबर आ गए। अब वो उसकी वैल्यू कितनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंट पूछा था तो ठीक है, विच मीन्स k = 1 इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। k = 2 इसमें डाला तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए भी बराबर आ गए, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे देगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक बताइए क्या सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट और ऐड ऑन करूंगा जहाँ पे आप कन्विंस हो जाओगे कि क्यों k = 1 और k = 2 डाल के टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट सारे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए। चलिए अब एक सिचुएशन, बस ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। मान लीजिए कि हमारा A/B का मैट्रिक्स ना कुछ इस प्रकार से आता। इमेजिन करिए कि सपोज हमारा A/B का जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से आता, 1 1 1, ये मैं अपनी तरफ से जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 यहाँ से मिल जाता,
पहले ये लिख लेता हूँ, ये क्या है, फिर इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। 0 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 2, और यहाँ पर था k माइनस 2, एंड लास्ट वाले में था 0 0 0 डॉट के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, है ना। ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन बना सकता था एग्जामिनर, जहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन बना सकता था एग्जामिनर जहाँ पर ये सब तो दिखने में सब कुछ ऐसा 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 ही होता, बस मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करता हूँ। ज़रा देखो, अगर मैं ना यहाँ पर ऐसा ऐसा डाल देता, ठीक है, ऐसा भी तो बन ही सकता होगा ना कोई क्वेश्चन, कि हमने कोई क्वेश्चन बनाया, और कोई क्वेश्चन जो हमने बनाया, तो जो हमारा A/B वाला मैट्रिक्स बना वो शायद हमारा कुछ ऐसा आ गया, है ना। सही बात, बोलो। ओके, ठीक है। अब छोटा सा एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता हूँ, ज़रा देखिए, ठीक है। ये नोट है, ये नोट मैं करके लिखवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सपोज A/B मैट्रिक्स इज लाइक फॉलोइंग, फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। लाइक फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा यहाँ से, जो आपको ए की रैंक दिख रही है वो कितनी दिख रही है, ए की रैंक। आप बोलोगे सर ए की रैंक तो हमको 1 दिख रही है, दिख रही है सभी को ए की रैंक 1, करेक्ट। यानी कि आप ये चाहोगे फॉर रैंक ऑफ AB टू बी इक्वल टू 1, है ना। आप अगर ए की रैंक 1 है तो AB की रैंक भी तो 1 ही एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अगर AB की रैंक भी हमको 1 चाहिए तो हम बोल देते हैं कि k इक्वल टू 2 हमको मिलना चाहिए, है ना। साथ के साथ क्या हमें k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, सोच के बताइए। ये दोनों एक साथ जीरो होने चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये अलग से जीरो हो और ये अलग से जीरो, है ना। दिस एंड दिस हैज टू बी जीरो साइमल्टेनियसली, बताइए करेक्ट बात है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई डाउट ही नहीं है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है इसको भी जीरो कर लेते हैं सर, इसको भी कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, सब सही आंसर हो गया। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या चाहिए भाई, कि यहाँ और यहाँ पर साइमल्टेनियसली जीरो आना चाहिए। तो ज़रा इन दोनों का एक बार इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है k इक्वल टू 2, और यहाँ से इंटरसेक्शन आपको मिलेगा k इक्वल टू 1 कॉमा k इक्वल टू 2। बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर आप इनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करोगे तो क्या आपको यहाँ पर सिर्फ k की एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज k इक्वल टू 2, है ना। तो सपोज अगर आप में से कोई ऐसा है जो इंटरसेक्शन वगैरह नहीं लेना चाहता है या नहीं जानना चाहता, और सपोज उसने गलती से k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2 दोनों निकाल दिया, तो एक बार टेस्ट जरूर कर लेना ताकि आपकी सिली मिस्टेक इंप्रूव हो जाए, समझे। ये तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया कि आप k इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन ले लें, k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 से आंसर आपका 2 आ जाएगा। सपोज कोई गलती से k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 दोनों निकाल देता है, तो आप एक बार इसमें k इक्वल टू 1 पुट करके देखो। जब आप इसमें k इक्वल टू 1 पुट करके देखोगे ना, तो आपको a की रैंक जो मिलेगी वो 2 मिलेगी, और जो आपको AB की रैंक मिल जाएगी वो आपको थोड़ी डिफरेंट मिल जाएगी, चाहे तो आप चेक करके देख लेना, है ना। A की रैंक आपको k इक्वल टू 2 रखने पे एक बार चेक करके देख लेंगे। k इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो a की रैंक आपको 1 मिलेगी और AB की रैंक 2 मिल जाएगी, विच मीन्स फिर ये नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहले ये नोट कर लो। हाँ, a की 1 मिल जाएगी, AB की 2 मिल जाएगी। ओके, समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन के सारे डायमेंशंस में डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आंसर निकाल दिया काम चल गया अपना। डन है।
चलो इसमें एक बार आप लोग एक सिंपल सा काम बस मुझे ये कर लो, k इक्वल टू 1 के लिए ए और ए बी की रैंक निकाल के बता दो कितनी कितनी आ रही है आपके लिए वो वाली रैंक, ठीक है। k इक्वल टू 1 के लिए ए और ए बी की रैंक निकाल के बता दो। ए की रैंक तो 1 ही रहेगी हमेशा, ए बी की रैंक बता दो कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, चलो डन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा हम लोगों ने? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कंसिस्टेंट, तो ए और ए बी की रैंक बराबर करनी है। उसके लिए आप रो एचलॉन में कन्वर्ट करिए। ए की रैंक यहाँ पे हमें पता चल गई थी 2 है, तो हम ए बी की रैंक भी 2 लाने की कोशिश कर रहे थे। ए बी की रैंक 2 लाने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज है, इनकी टेस्टिंग जरूर एक बार करके देख लेंगे कि भाई हमारा ए और ए बी का रैंक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर सपोज कोई मैट्रिक्स ऐसा होता तो यहाँ पर ए की रैंक 1 थी, अगर आप ए बी की रैंक 1 लाना चाहते हैं तो आप इसको और इसको साइमल्टेनियसली जीरो करना चाहेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, के की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट इज फाइन, है ना। मान लो गलती से कोई सिर्फ ऐसा सोचता कि मैं सर यहाँ पर देखो इसको जीरो कर दूंगा तो के 2 आ गया, इसको जीरो कर दूंगा तो के 1 और 2 आ गया, तो मैं के की वैल्यू 1 और 2 दोनों ले लेता हूँ, तो आप टेस्टिंग जब करोगे तो ऑटोमेटिकली के इक्वल टू 1 रूल आउट हो जाएगा, है ना। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन करवाया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। और ये क्वेश्चन करने का मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ भाई साहब। 2 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। छोटा सा बस एक सलाह देता हूँ, 2 1 -4 अल्फा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस अल्फा वाले टर्म को आप कहाँ ले जाना चाहते हो, ये आपके हेडेक है, कैसे करोगे जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है consider the following system of equations. Second and third column of the coefficient matrix is linearly dependent. Then for, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पूछ रहा है then for how many values of alpha does the system of equation have infinite solution। क्या पूछ रहा है, how many values of alpha, ये नहीं पूछ रहा है कि what is the value of alpha, ये पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। पूछ रहा है अल्फा की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिनके लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, समझ गए। चलो शुरू हो जाओ भाई सभी लोग। टाइमर को मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया, टाइमर को मैं थोड़ा सा रीसेट करता हूँ। चलो 3 मिनट का टाइम ले लो, चलिए। बिल्कुल सही बात है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आप करने में इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे। आई एग्री विद दिस पॉइंट, ओके। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चुभ रही, वो यही कि अल्फा फर्स्ट वाली रो में आता ऑगमेंटेड में, तो मैं उसको लास्ट में लाऊंगा और ऑब्वियसली 1 को ऊपर ले जाऊंगा, तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, अल्फा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 पहुंच जाएगा, ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करूंगा और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को इक्वेट करने की कोशिश करूंगा, बस यही करना है। हाँ देखिए, कुछ लोगों ने आंसर भी बता दिया कि सर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, आंसर इस क्वेश्चन का 1 होगा, और अगर अल्फा की कोई वैल्यू पूछना चाहता है तो वो शायद 1/5 हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलो करो ट्राई, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसलिए मैंने 3 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया है। इसके बाद डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, वो और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। Second and third column of the coefficient matrix is linearly dependent. For how many values of alpha does the system of equations have infinite solution? ax इक्वल टू बी का फॉर्मेट आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। ये ax इक्वल टू बी का फॉर्मेट आप सभी को दिख रहा है, ax इक्वल टू बी। हाँ, आप दोनों चीजें बताएं कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। दोनों चीजें बताने की कोशिश करें, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है ना, दोनों बताओ।
सभी लोग दोनों चीज़ें बताएंगे। चलो 2 मिनट का टाइम भी खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से जो मुझे दिख रही है मैं तो पहले वही बना देता हूँ, फिर देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन इसमें करते, अगर करते तो 2 1 -4 2 1 -4 डॉट राइट साइड में आपको दिख रहा होगा अल्फा, देन 4 3 -12 4 3 -12 डॉट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5, ठीक है। देन 1 2 -8 और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7, ठीक है ना, ये मिल गया। तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो हमारा यही था, ये जो अल्फा है ये नीचे आना चाहिए। तो हमने क्या करा होगा, R1 को और R3 को आपस में एक्सचेंज कर दिया होगा। R1 को और R3 को जो हमने एक्सचेंज किया होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आई होगी 1 2 -8 ये 7, ये आप कर लीजिए 4 3 -12 5 एंड दिस इज 2 1 -4 और ये आपका अल्फा, ठीक है। चलो अब इन दोनों को जीरो करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट, और इसके नीचे के दोनों एलिमेंट को जीरो करते हैं। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाए होंगे, आपने बोला होगा R2 शुड बी रिप्लेस्ड बाई R2 -4R1 और R3 शुड बी रिप्लेस्ड बाई R3 -2R1, ठीक है। इन दोनों को आपने पहले स्टेप में ट्रांसफॉर्म करा होगा। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से आप लोगों की बन के आ जाएगी वो कुछ ऐसी दिखने वाली है, ठीक है। 1 2 -8 1 2 -8 7 ये मिलेगी, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, ये 0, ये आपका 8, ये -5 हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका -32, ये 20 हो जाएगा। 28 -23, अजीबो गरीब टर्म्स आ रहे हैं। 1 -3 16, ये आपका 12 और ये अल्फ़ा -14, ठीक है। अल्फ़ा -14 यही आ रहा है क्या, चेक करना एक बार, कैलकुलेशन चेक करो। 1/5 जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। तो 0 -5 20 0 -3 12 और अल्फ़ा -14 बिल्कुल सही है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या करना है, इसको रिप्लेस कर दो, R3 इज रिप्लेस्ड बाई 5R3 -3 R2, ठीक है। बस हो जाना चाहिए काम यहाँ से अपना। ये जो मैट्रिक्स अपने पास बन के आएगी 1 2 -8 7 0 -5 20 -23, ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से, तो ये भी 0 हो गया। और इसको देख लो क्या कर सकते हो आप, 5 अल्फ़ा -14 प्लस 3 से इसमें कर रहे हैं तो 69, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपके पास आना चाहिए फाइनली। यहाँ पर जो ए वाला मैट्रिक्स है उसको मैं अलग से आपको चमका देता हूँ, ये लो ए वाला मैट्रिक्स यहाँ पर अलग से दिख गया। क्वेश्चन में बोला गया था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। यहाँ से जरा देख के बता सकते हो ए की रैंक आप लोगों को कितनी दिख रही है, ए की रैंक यहाँ से कितनी दिख रही है आप लोगों को, 2 दिख रही है। तो आप मुझे बता सकते हो ए बी की रैंक आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, आप बोलोगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिंस रैंक ऑफ ए इज 2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो रैंक ऑफ ए बी है वो भी 2 होना चाहिए। अगर रैंक ऑफ ए बी भी 2 होना चाहिए तो बचेगा क्या, इसको 0 कर दो, ये होगा 5 इंटू अल्फ़ा -14 प्लस 69 इक्वल टू 0, 5 अल्फ़ा -70 प्लस 69 इक्वल टू 0, 5 अल्फ़ा हो जाएगा 1, अल्फ़ा हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती से 1/5 आंसर लिख देंगे जो कि आंसर सही नहीं है ना। क्वेश्चन में पूछा था उसने हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, इसका आंसर कितना होगा 1। और अगर क्वेश्चन में पूछा होता हाउ मच
इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा, तो आंसर कितना हो जाता, 1/5। समझे मेरी बात को? तो बस ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी थी, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कि हम नहीं कर सकते थे। ओके, तो अब बताओ, सिस्टम ऑफ होमो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गए? ऐसे ही दे दिया उसने, ऐसे ही दे दिया। ये देने की क्या जरूरत थी? देखो, इसको देने से एक चीज आप इमीडिएटली बता सकते थे, जो इसने दिया ना, ये दिया ना, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। इससे एक चीज आप बता सकते थे कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसमें दो, सेकेंड एंड थर्ड अगर इसमें लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें अगर आप -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट 110% 0 आने वाला है। समझ गए? मतलब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकती। अब 3 के बाद क्या होती, उसमें आप छोटे छोटे माइनस चेक करके टेस्ट कर सकते थे। समझे? ये बोलना चाह रहा था, सेकेंड और थर्ड आपस में डिपेंडेंट है, तो हमें उसकी कोई नीड ही नहीं, हम तो वैसे भी रो एचलॉन से करने वाले, है ना? जैसे मान लो, कौन से ईयर में हो आप लोग, ज़्यादातर जो आप लोग क्लासेस कर रहे हो कौन से ईयर में हो, बोलो। फाइनल ईयर में हो? तो आप लोग अभी क्या करोगे, अपनी सीवी बनाओगे, जब कोई कंपनी आएगी पूछने, ठीक है? तो सीवी में आप क्या लिखते हो? ठीक है, टीम प्लेयर, ठीक है, टीम प्लेयर, डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क, डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क, ठीक है, वेरी फोकस्ड इंडिविजुअल, वेरी फोकस्ड इंडिविजुअल, हॉबी, सारे इंजीनियर हो ना, दो ही हॉबी होती है इंजीनियर की, वॉचिंग मूवी, प्लेइंग क्रिकेट। ये सब जो आप लिख रहे हो सीवी में, इसका क्या मतलब है? ठीक है, कोई तीसरी हॉबी तो मुझे आज तक कोई इंजीनियर नहीं मिला भाई जिसकी इसके अलावा कोई हॉबी होती हो, बताओ। ये क्यों लिख रहे हो आप? टीम प्लेयर हो, कमरे में सुबह से शाम तक बंद रहते हो, ठीक है, बाहर खोल के देखते हो तो कोई इंसान जैसा नजर आता है, तो उससे ही पूछते हो कि भाई तुम इंसान ही हो या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, बंद रहते हो सुबह से शाम तक। इसमें लिख रहे हैं टीम प्लेयर, डेडिकेटेड, ठीक है, 4 दिन में एक बार ब्रश कर रहे हैं सुबह उठ के, और उसको बता रहे हैं इंटरव्यू को, सर मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। फोकस्ड, भाई साहब ये तो ना ही बात करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इतनी इंस्टा की रील्स अपलोड नहीं होती होगी जितनी जल्दी आप उसको सर्च करते हो, बस उसको खींच रहे हो नीचे कि भाई कुछ नया क्यों नहीं आ रहा, भाई अपलोड तो होने दो, तब तो नया आएगा। तो ये तो फोकस है आपका, ठीक है। उसको अपलोड नहीं करने दे रहे हो इंस्टाग्राम को, कि वो बोल रहा है रुक जाओ भाई मैं अपलोड तो कर लूँ, तुम उसको खींच रहे हो नीचे कि यार नया तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि कई बार ऐसी चीज़ें लिखी होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको उसको ही पता है, उसको ही पता है कि भाई ये सब फालतू की बातें जो इसने लिख रखा है। 2-4 सवाल पूछूंगा, अगर उसका आंसर दे दिया इसने तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं। समझ गया ना? तो सीवी में अगर ये सब कुछ नहीं भी लिखोगे ना तो चल जाएगा, उसको ही पता है कि ये सब फालतू की बातें आप लिख के ले जाओगे उसमें। और सवाल का जो उसने आंसर पूछा है वो आपके लिए बताना बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई बोल रहा है सर आपको कैसे पता चल गई हमारी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट वॉचिंग मूवी, सर आप तो अंतर्यामी हो। अरे भाई मैं भी इंजीनियर हूँ ना, यही दोनों मेरी भी हॉबी थी, हालांकि करते दोनों में कुछ भी नहीं थे, बट हॉबी ये बनी जाती लोगों की। क्योंकि होता क्या है, आईपीएल वाईपीएल सभी देखते हैं तो लगता है यार ये हमारी हॉबी है, मूवी सभी देखते हैं लगता है हमारी हॉबी, और कोई तीसरा काम आता नहीं हमको, कुछ ऐसा आता हो, ठीक है। परफेक्ट। हाँ मैंने भी अपना सीवी बनाया था, ठीक है, और बहुत बार बार मैंने अपने सीवी को मॉडिफाई भी किया था, तो किसी दिन संडे को आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा अपने सीवी की, कि मेरी सीवी कैसे धीरे धीरे करके मॉडिफाई हुई थी और बहुत सारी खतरनाक हॉबीज़ उसमें आ गई थी, ठीक है। चलो, अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ बढ़े, छोटा सा टॉपिक है।
20-25 मिनट में आराम से ये सिमट जाना चाहिए। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? आ जाओ, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ आ जाओ। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन से आपका नाता पहले ही पढ़ चुका है, और सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में आप बस ये बोलोगे कि सर ये जो राइट हाफ साइड वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये 0 0 0 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X Y Z इधर 0 0 0 और इधर A इधर X इधर 0 है ना। अगर आप यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो बताओ क्या वापस से आपको A मैट्रिक्स ही मिल जाएगा? अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगा वापस? बोलिए, बोलोगे हाँ सर, इसमें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो ए मैट्रिक्स हमको वापस से मिल गई। सही बात है, ओके ठीक है। तो सपोज सपोज इमेजिन करो कि अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 इधर 0 0 0, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, इसको हटा दो। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स होगी वो सिर्फ ए होगी, है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये आपको मेरे साथ साथ बनाना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, एक बार हमारे कॉलेज में एक बार हमारे कॉलेज में ये नेवी आई थी रिक्रूटमेंट के लिए। आप में से किसी के कॉलेज में आती है क्या नेवी रिक्रूटमेंट के लिए? हमारे कॉलेज में आई थी, ठीक है, फाइनल ईयर में हम लोग थे, तो हमारे कॉलेज में इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट के लिए आई थी। ठीक है, आती होगी, बहुत सारे लोगों के कॉलेज में आती है, बहुत सारे लोगों के कॉलेज में नहीं आती। तो हमारे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आई थी। तो पहले पहले क्या किया, एक एक बंदा आया, उसने जितने भी लोग इंटरेस्टेड लोग थे, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बट मेरे ख्याल से 50-60 लोग इंटरेस्टेड थे। तो पहले उनको बुलाया गया, ठीक है, उनको बुला के एक कमरे में बिठाया गया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाने के लिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाने के दौरान उसने ये हम लोगों को, वो नेवी से ही आया हुआ था, ठीक है, वो नेवी से ही आया हुआ था, या मे बी शायद उन्हीं का कोई रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो उसने हम लोगों को बुलाया और उसने समझाने की कोशिश करी कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। ठीक है, तो उसने इंटरव्यू देने की कुछ हमें टिप्स बताई। हम लोगों का भी पहला इंटरव्यू था, फाइनल ईयर में थे, कुछ पता तो था नहीं कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जाता है। तो उसने हमसे बोला कि देखिए, अभी आपका पहले जीडी होगा, ठीक है, पहले आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा, और जो लोग ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको क्या फ़िलॉसफी अपनाना चाहिए। तो हम लोगों ने पूछा उससे, सर आप बताइए क्या फ़िलॉसफी अपनाना चाहिए। तो इसने बोला कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हुई है? तो हम लोगों ने बोला कि हाँ सर, 3 इडियट्स मूवी हम लोगों ने देखी हुई है। उसने बोला कि आप लोगों ने ये देखा था 3 इडियट्स में वो कैसे इंटरव्यू दिया था उसने, शर्मन जोशी ने? तो हम लोगों ने बोला हाँ सर, उस टाइम पे लेटेस्ट मूवी आई हुई थी, वो लेटेस्ट तो नहीं थी, पुरानी थी, बट हाँ उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर मूवी थी, और उसका वो इंटरव्यू वाला भी काफ़ी हिट था कि भाई आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ। तो वो बोलता है सैलरी डिस्कस कर लें। तो ऐसा करके उसने बोला कि भाई बिल्कुल ऑनेस्ट इंटरव्यू देना चाहिए, और अगर इंटरव्यूअर ज़्यादा कुछ कर रहा है तो उससे बोल दो भाई तुम नौकरी रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। इंटरव्यूअर खुद ही बोलेगा सामने से कि ठीक है, सैलरी कितनी लें, डिस्कस कर लें। तो हम लोग काफ़ी इंप्रेस हो गए कि हाँ सर बिल्कुल सही। जीडी हुआ, जीडी में उसने टॉपिक दिया अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। ठीक है, ये उसने जीडी में टॉपिक दिया। जाहिर सी बात है कि जितने लोग नेवी का इंटरव्यू देने आ रहे होंगे वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे ना। ये क्यों आएंगे देने, ये लोग तो इन्फोसिस टीसीएस में जाने का सपना देख रहे होंगे कि तू भी चल मैं भी चलता हूँ, कुछ कुछ करेंगे वहाँ पे, घर बसा लेंगे। तो जितने भी लोग थे, तो इससे किसी का नाता था नहीं, तो उसने पूछा गया कौन 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 इसके फॉर में रहेगा, कौन कौन इसके अगेंस्ट में रहेगा। सभी ने बोला कि सर हम तो अरेंज वाले, हम इसके। खैर उसने 15-15 20-20 लोगों की 2 टीम बांट दी, कुछ कुछ डिबेट हुआ, किसने क्या बोला किसी को नहीं समझ में आया। इंटरव्यू के लिए कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए, मैं बाहर हो गया था। ठीक है, कुछ क्योंकि इंग्लिश बोलना आता नहीं था, जीडी इंग्लिश में थी, तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे थे उन्होंने कुछ कुछ बात करी इंग्लिश में, और उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए। उसमें मेरा एक रूममेट भी था, वो भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब वो इंटरव्यू देने गया
तो इंटरव्यू में उससे कुछ पूछा गया, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में काफ़ी एग्रेसिव था वो। उसने लास्ट में ये बोला कि सर एक काम करिए, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे चल के जाने लगा। धीरे धीरे चल के जब वो दरवाजे की तरफ जा रहा था, उसको इस बात का एहसास था कि अभी पीछे से आवाज़ आएगी कि एक बार हम लोग सैलरी डिस्कस कर लें। जब वो दरवाजे तक पहुंच गया, दरवाज़ा खोला, एक बार उसने पीछे मुड़ के देखा, तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा भाई चलो कल आना अब। उसको वापस भेज दिया। तो बाद में हमें पता चला कि भाई मूवीज़ वगैरह में जो इंटरव्यूज़ दिखाते हैं या जो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता भाई, समझे। इंटरव्यू अगर आपको देना है तो आप प्रॉपर तरीके से दीजिए, प्रॉपर तरीके से बाकायदा, सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हुए। अगर वो आपको डांट भी रहा है, आपको कुछ बोल भी रहा है, तो आप उसकी बात को सुनिए, उसको तसल्ली से समझाने की कोशिश करिए अपने पॉइंट्स को, समझे। तो इसका खैर नहीं हुआ था, बाद में इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो काफ़ी डिप्रेस भी हो गया था ये। ठीक है, तो कॉलेज से ये जो मेरा रूममेट था, इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था कॉलेज से। तो ई लिटमस वगैरह करके बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, तो फिर वहाँ से दे वे के ये कुछ कुछ कंपनीज में कहीं कहीं पहुँचा था। ठीक है, और तब से ये इंटरव्यू के नाम से घबराता था। चलिए खैर, मुझे बताइए आप सभी लोग, यहाँ से बताइए, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई जो मूवीज़ वगैरह में जो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, वो वैसा कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई आपको बोले कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि इस केस में, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में, होमोजीनियस, अब अगले 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ एक दो छोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, क्या यही दो पॉसिबिलिटी होगी, है ना। ये तो हमेशा बराबर ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो रैंक ऑफ ए ही है ना, है ना। बोलिए, रूममेट का क्या नाम था, क्या करोगे भाई। ठीक है, एक तो देखो उम्र में काफ़ी बड़ा है तुमसे, दूसरे उसकी शादी भी हो चुकी है, और तीसरी वो अभी कहाँ पे है मुझे खुद नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से आपका उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन बन नहीं पाएगा। ओके, इतना बता सकता हूँ कि वो कानपुर का था। ठीक है, परफेक्ट। तो ज़रा मुझे बताइए, क्या यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये तो हमेशा रहेगा ना, बोलिए। यस, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अगर ये हमेशा रहेगा तो क्या मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, बोलो। भाई रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो हमेशा बराबर ही आएंगे ना, जब दोनों सेम ही होंगे तो, है ना। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी सेम है, बी का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, बी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बराबर है क्या, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। आप बोलोगे हाँ सर ये तो पक्की बात है कि ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी या तो इनका फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नो सॉल्यूशन की तो कोई पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, मैं आपको थोड़ा सा और कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z। और यार देखो, नाम मैं इसलिए और नहीं बताता हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त था ईएससी में, ऑल इंडिया रैंक 39। ठीक है, उसकी मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी थी, उसका नाम बता दिया था। आप लोगों ने उसको मैसेज कर करके परेशान कर दिया, उससे पूछ रहे हो सर, सर ने जो स्टोरी बताई थी वो रियल है कि नहीं। वो भी बोल रहा है कि हाँ भाई रियल है, सर ने जो बताई मैंने भी देखा। वो मुझसे पूछ रहा है, कह रहा भाई तुमने मेरा नाम क्यों बता दिया, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसको सर्च वर्च करके उसको मैसेज करके पूछ रहे हैं सर वो कहानी सच थी या सर ने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना दी थी। तो यार आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, किसी की भी पर्सनल लाइफ में आप लोग दखलंदाजी करते हो, ठीक है। ना खुद चैन से रहते हो, ना सामने वाले को चैन से जीने देते हो, कि सर हम अकेले ही क्यों तड़पें। आप भी आओ ना सर हवेली पे। चलो बताओ ज़रा, इसको देखो, चेक करो।
बहुत सारे लोगों को पता भी है, जिन लोग मैसेज किए होंगे वहाँ वो लोग भी अभी प्रेजेंट होंगे चैट में, बहुत सारे लोग। देखो जरा, इसमें बताओ, क्या ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है? क्या ये पक्की बात है कि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, 110% हर बार एल एच एस इक्वल आर एच एस सेटिस्फाई करेगा इन तीनों इक्वेशन में? मतलब कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनका x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, क्या ये 100% हर बार एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बताइए जरा। है ना? पक्की बात है। यानी कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, अगर उसका एक सॉल्यूशन हमेशा ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब इसके अलावा भी अगर कोई एक आधा सॉल्यूशन और एग्जिस्ट कर गया या और भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर गए तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। है ना? तो मैं आपसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, उसको आप सोच समझ के बताओगे मैं क्या जानना चाहता हूँ, बताइए। है ना? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लो अगर उसने एग्जाम में आपको ऐसा दे दिया कि दिस इज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज हैविंग वन नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो क्या वो इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे? अगर उसने ऐसे स्टेटमेंट बोला कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस इज हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा हमेशा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो बोल रहा है कि भाई इसके अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो या तो यूनिक होता है या तो इनफाइनाइट होता है। अगर वो ये बोल रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इनको थोड़ा सा फोकस करना, इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। कभी कभी ऐसा लिख देगा, ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा ही नहीं कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये नहीं बोलेगा। ना ही ये बोलेगा सिस्टम ऑफ homogeneous equations is having non-trivial solution, ये नहीं बोलेगा। ये बोलेगा system of homogeneous equations is having non-zero solution। अगर वो ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका इसके अलावा एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा ना, ये सॉल्यूशन तो यूनिवर्सल है भाई इसका। x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी तो यूनिक सॉल्यूशन यही एग्जिस्ट करेगा। है ना? बट अगर वो ये बोल रहा है कि ये तो जीरो सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा एक नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब शायद x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस वन, जेड इक्वल टू टू, अगर इसके अलावा एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का या तो एक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं होता कि इसके सर तीन सॉल्यूशन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह, नो, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। बोलिए जरा सभी लोग क्विकली, समझे मेरी बात को? छोटे छोटे पॉइंट है। हाँ, फिर यूनिक नहीं रहा ना, फिर तो एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, एक और करने का मतलब फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे, ये पक्की बात। ओके एवरीवन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आइए इस चीज़ को पहले नोट करके लिखते हैं, फिर फ्लो चार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो नोट करके इसको लिख लो। अच्छा, इस संडे को पूरे के पूरे लीनियर अलजेब्रा की एक सुपर 30 की क्लास होने वाली है, और वो भी पूरा क्विज फॉर्मेट में यूट्यूब पे, समझ गए? तो 2 घंटे का सुपर 30 का फॉर्मेट हम लोग रखेंगे। 2 घंटे का सुपर 30 का जो फॉर्मेट है उसमें हम क्या करेंगे, लाइव यहाँ पर सवाल आएगा आपके सामने, आपको सॉल्व करना रहेगा। प्रॉपर यहीं पे लीडर बोर्ड दिखेगा, यहीं पे रैंकिंग दिखेगी, टोटल 30 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। ठीक है? तो लीनियर अलजेब्रा अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। टाइमिंग अभी मैं सोचता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आफ्टरनून टाइम में रखेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? 30 क्वेश्चन रहेंगे लीनियर अलजेब्रा के पूरे। टाइम रहेगा तो इसलिए 2 घंटे का टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं ना। 30 क्वेश्चन में 2 घंटे के टाइम का मतलब हो गया कि आप मान के चलिए आपको 3 मिनट 4 मिनट के आसपास मिल जाएगा। टाइमिंग आप मान के चलो 3 से 4 बजे का टाइम शायद रखेंगे, ये मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म कर दूंगा। बट यहीं पे लीडर बोर्ड सब कुछ यहीं पे दिखेगा, जैसे स्पेशल क्लास में हम लोग करते हैं ना, बट वो हम यूट्यूब पे करेंगे, समझ गए ना? यूट्यूब पे सीधा लाइव हम लोग करेंगे। आप लोग यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में रहोगे, यहाँ पे भी आपके कमेंट्स दिखते रहेंगे, यहाँ पे आपकी रैंकिंग दिखती रहेगी, सब कुछ यहीं पे देख लेंगे। ठीक है? तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीक में शायद एक आधा टॉपिक बच जाएगा, मुझे ऐसा लगता है लीनियर अलजेब्रा का, तो वो नेक्स्ट वीक में खत्म करने के बाद अगला मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। नोट में लिखो, इफ system of homogeneous equations are having non
zero solution, it means it is having infinite solution, है ना? It is having infinite solution, ठीक है? तो ये कीवर्ड याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करे जाएंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बस हो गया। अब इसका यार एक बार वो बना लो, ठीक है? तो आप ऐसा बोल रहे हो, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं, ऑलवेज कंसिस्टेंट, है ना? ऑलवेज कंसिस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय तो वैसे भी नहीं है, ठीक है? बस हमें एक ही चीज़ कंपेयर कर लेनी है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन बताओ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? तो रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, और रैंक अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है भाई साहब? तो इसके फ्लो चार्ट में तो यार कुछ भी नहीं है, समझ गए? इसका फ्लो चार्ट तो बिल्कुल फालतू वाला फ्लो चार्ट है, ये तो हम डिस्कशन से ही इस चीज़ को जज कर सकते हैं ना, रादर देन कि हम इसको बैठ के मगअप करें। ओके, क्लियर है? परफेक्ट। बस इसमें एक छोटा सा एड ऑन और कर देता हूँ मैं, छोटा सा एड ऑन अपनी तरफ से कर देता हूँ। सपोज ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, तो आप इसको डिटरमिनेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, हर बार स्क्वायर हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना? हो सकता है कि 4 इक्वेशन हो और 3 अननोन हो। 4 इक्वेशन और 3 अननोन के केस में ये स्क्वायर नहीं रह जाएगा, है ना? बट अगेन अगर ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो इस केस में इसका डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए होगा? नॉन जीरो, तभी रैंक इसके एन के बराबर आएगी। अगर यहाँ पर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया 0। ओके, बट ऐसा तभी करोगे ऑब्वियसली जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही होगी। एक क्वेश्चन करें? चलो एक बार समराइज कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? आप लोग खुद ही बता दो यार, काफ़ी दिनों से क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं खेला हम लोगों ने। 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी उसका आंसर बता दो। पहला सवाल, ट्रू फॉल्स पे आंसर करना। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, यस और नो? यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस विल बी हैविंग ईदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? इफ इट इज सेड दैट system of homogeneous equations are having non-zero solution, this represents that they are having infinite or non-trivial solution। तो चारों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ठीक है? चलो ये रहा आपके सामने सवाल, आइए इसको मिलके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, इसके बाद आप करिएगा, ठीक है? जरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ए प्लस 1 वाई प्लस ए प्लस 1 जेड इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 1 जेड इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन सबको दिख रहा है, राइट ऑफ साइड में 0 है। बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सच दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बताओ भाई साहब इसका मतलब क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए जरा यहाँ से एक बार कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए डॉट बी या ऑगुमेंटेड तो बनेगा ही नहीं ना, तो उसको बना भी कैसे पाओगे?
बना ही नहीं पाओगे तो बनेगा तो हमेशा ए वाली मैट्रिक्स ही। चलिए खैर, यहाँ से देखते हैं, 1 1 1, ये आपको मिल जाएगा A+1 A+1, ये आपको मिल जाएगा A² -1 0 0 0, ये मिलेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आप सभी लोगों से कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो आप बोलोगे इसका डिटर्मिनेंट उठा के 0 के बराबर पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये आप सभी लोगों को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही होगी, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर आप पुट करोगे यार, तो आपको मिलेगा A+1 इंटू A² -1 बराबर 0। ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी +-1 के बराबर, है ना। तो अगर ए की वैल्यू आप +1 लें या ए की वैल्यू आप -1 लें, आप ये बोल सकते हैं कि भाई इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। एक बार इसको ज़रा रैंक से भी कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कि रैंक यहाँ से क्या क्या मिल जाती है। ठीक है, सपोज अगर मैं ए को यहाँ से 1 चूज़ करता, तो जो ए वाला मैट्रिक्स मुझे मिलता उसमें देखिए एलिमेंट्स क्या क्या मिल जाते हैं A = 1 चूज़ करने पर। ठीक है, 1 1 1 0 2 2 0 0 0। रैंक ऑफ ए आपको कितना मिल रहा है यहाँ से, 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं, सो दिस रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, व्हाट अबाउट A = -1, A = -1। ठीक है, अगर मैं A = -1 यहाँ पर डाल दूँ तो ये मिलेगा 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, रैंक ऑफ ए बताएंगे यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, 1 विच इज लेस देन 3। अगेन रैंक ऑफ ए लेस देन n आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, समझे मेरी बात को। ठीक है, जस्टिफाइड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 -1 दोनों से कंक्लूड कर सकते थे, वो यहीं पे हो गया था। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, 110% इसके इनफाइनाइट या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, उसको दोबारा क्रॉस चेक करने की नीड नहीं है। बस ऐसे ही एडिशनल पॉइंट नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ओके। टाइम हो गया, चलो इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। जाने से पहले एक आधा 2 स्टेटमेंट देख लो, सो दैट कल सिर्फ क्वेश्चन बचे। हाँ, एक लास्ट स्टेटमेंट है वो देख लो, कल फिर और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा है कि अगर रैंक ऑफ ए बी के है तो क्या रैंक ऑफ ए पे कुछ कमेंट कर सकते हो, वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ना, लिखवाया भी था पीछे, मैंने बोला था आगे भी लिखा होगा, तो इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। बट अगर रैंक ऑफ ए आपका एन के बराबर आ गया, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ रोज, तो रैंक ऑफ ए बी भी एन हो जाएगा। ठीक है, तो वो देख लो, वही सेम पॉइंट को यहाँ पर उसने घुमा फिरा के लिखा हुआ है, सेम ही पॉइंट को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, ठीक है, स्लाइड्स में छोड़ जाता हूँ, इनको आप लोग ट्राई कर लेना। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन आज ही करवाने थे क्लास में, बट चलो इनको कल कर लेंगे एक बार, आप लोग भी ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके आना। ठीक है, तो सारे होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए रखे हुए, ठीक है ना। कौन सा, हाँ ये नॉन होमोजीनियस के लिए, ऑब्वियसली इसको पीछे कर दूँ क्या, ये स्लाइड बाद में आ गई। चलो ऑब्वियसली यार, अगर ए बी की बात कर रहे हैं तो वो नॉन होमोजीनियस की बात करेगा ना। ठीक है, जीनियस होके भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। अगर आप एक जीनियस इंसान हो और आपको कंफ्यूजन है कि होमोजीनियस का है या नॉन होमोजीनियस का, फिर किस बात के जीनियस यार। चलो खैर, तो मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बताओ क्या करोगे, जल्दी से बस एक बार हिंट दे दो मुझे, क्या करोगे आप लोग। देखो, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपसे पूछा गया है
सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज, तो क्या करोगे, इसको डालना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट इसका 0 कर लेना, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा था, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन। भाई साहब इसका बताओ, यही मैं पूछना चाह रहा था, ये क्या बता रहा है, क्या कहना चाहता है, बोलो जल्दी से बता दो यार, इसका क्या मतलब है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ गए ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन में फिर से आप क्या करना, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना, डिटरमिनेंट को 0 करना, आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के बारे में अभी बहुत थोड़ा सा ही डिस्कशन किया है, आगे की क्लास में थोड़ा और डिस्कशन इस पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर से वही चीज़, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यहाँ से आप इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, डिटरमिनेंट को 0 करिए और यहाँ से ए या अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिकली अल्फा हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग ट्राई करो, आप सभी लोगों का होगा। बाकी यार प्राइसेस की अगर आप बात करोगे तो जो नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू 2488 पर मंथ, आप इसको 0 कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो। बट एक बात का ख्याल रखना है, कोड आप सभी को पता है आपका फेवरेट, ये इसको लगा के आप सीधे मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ सकते हो और सिस्टमैटिकली पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। आपके टेक्निकल, स्ट्रैटेजिकल, पर्सनल जो भी डाउट्स होते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं आप सभी लोगों के उन डाउट्स को ज़रूर से रिजॉल्व कर पाऊँ, और रैंक के बाद ही नहीं, रैंक के साथ भी हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहे, अच्छी रैंक लेके आए। ठीक है, बाकी इधर अगर आप 24 मंथ्स का देखोगे तो 3042 पर मंथ आपको पे करना रहता है, समझ गए। इधर 12 महीने के लिए 3272 पे करना रहता है, एंड हियर 4333 आपको पे करना रहता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 27 से जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसका प्लानर वगैरह भी मैं पूरा का पूरा आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। बाकी जीरो कॉस्ट ईएमआई के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, सिंपली आप इसको ईएमआई पे कन्वर्ट करवा सकते हो। तो संडे वाला शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, उसके लिए रेडी रहना, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और रिवाइज कर लो पुराने सारे के सारे कंसेप्ट, एक बार डीपीपी सॉल्यूशंस वगैरह भी देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि इन वीडियोस को ऐसी जगह पे ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको इसकी वाकई में नीड है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो यहाँ पे आके टाइम इन्वेस्ट करता हूँ वो सच में फ्रूटफुल था, सच में लोगों ने इससे कुछ सीखा। क्लास यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया क्या आज, मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर लिंक नहीं दिया है तो मैं वो लिंक रिप्लेस करवा देता हूँ। क्लास है 8 बजे से, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग। आज की क्लास होगी, शायद वो लिंक गलत पेस्ट हुआ होगा, मैं उसको रिप्लेस करवा देता हूँ। तो आप लोग जाइए और 8 बजे मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में।